हेलो, नमस्ते प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय क्लास के अंतर्गत। अब देखो जैसे कि हमने स्किल कोर्स की बहुत सारी क्लासेस दी हैं और समय पर दी हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्किल कोर्स थे जो कम स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी उनकी डिमांड आई। तो आप अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो काफ़ी चीज़ें लेट वगैरह सब कुछ चीज़ सब हो रहा है, मतलब मेरे ऑलरेडी लेट भी हो रहा है, बाकी सब चीज़ें। फिर भी मुझे लगा कि भाई इनके लिए सब कुछ कुर्बान है, तो आज ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ, वो उनके लिए है जो अंतिम समय पर और 3 साल तक मी एंड माय क्लास के साथ रहे। तो उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ और यहाँ पर आपको अंतिम समय पर ये दे रहा हूँ। होप सो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपके काम आएगी, क्योंकि आपने कहा है कि सर हम 3 साल में तो बुक लाते हैं, ना कॉलेज जाते हैं, फिर भी पास हो जाते हैं बिकॉज़ आपकी क्लास। तो ये हमारी क्लास आपके उसी विश्वास की बदौलत आप सबको दे रहा हूँ। तो इसको शेयर कर लीजिएगा दोस्तों को। ज़रूर, ज़रूर शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि सर ये क्लास तो नहीं लेंगे। अब अगर आप अपने ग्रुप में आप जब जानते हो दोस्तों को, उस दोस्तों को अगर ये क्लास शेयर कर लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा उनके लिए। हमारे लिए 10, 20, 50 व्यूज़ या 1000, 2000 व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा व्यूज़ आने से। बट ये ज़रूरतमंद तक अगर क्लास गई तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करूँगा। तो शेयर कर लीजिएगा, चलो फटाफट शुरू करते हैं। इसी तरह शुरू करूँगा। पहले मैं अप्लाइड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, स्किल कोर्स के आंसर वगैरह, इकोनॉमी थिंकर के, सोशल एंड बिज़नेस राजस्थान और चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं फटाफट से और झटाझट से समझते हैं, ठीक है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाए बिना डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एप्लाइड ज्योग्राफी, ठीक है? एप्लाइड ज्योग्राफी में जो पहला यूनिट है, सुदूर संवेदन, जीआईएस, जीपीएस, उपग्रह इसमें और दिशा स्थिति। इसमें देखो सबसे पहले सुदूर संवेदन क्या है? तो देखो किसी वस्तु या स्थान के भौतिक संपर्क में आए बिना दूर से, जैसे सैटेलाइट से या हवाई जहाज से, उसकी जानकारी इकट्ठा करना सुदूर संवेदन। जीआईएस जिसको कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जो भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करता है, सही जांचता और एक मैप बनाता है। फिर जीपीएस, आप जीपीएस से जाते हैं लोकेशन, यस। तो फुल फुल फॉर्म याद रखना, उपग्रह पर आधारित एक नेविगेशन प्रणाली जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान या वस्तु की बिल्कुल सटीक लोकेशन बता देता है। फिर है उपग्रह इमेजरी, अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह के द्वारा खींची गई तस्वीर को उपग्रह इमेजरी कहा जाता है। फिर दिशा, मुख्य दिशा जैसे उत्तर, ये तो चारों दिशा आप जानते हैं। अब प्राथमिक मध्यवर्ती दिशा कौन सी होते हैं? मुख्य दिशाओं के बीच की 4 दिशाएं होती है, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये पूर्वी, दक्षिण पश्चिम। और द्वितीयक मध्यवर्ती दिशाएं जो मुख्य और प्राथमिक मध्यवर्ती दिशाओं के ठीक बीच में होती है, जैसे उत्तर उत्तर पूर्व। तो ये शॉर्ट में बता दिया आपको अप्लाइड ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट। अब सेकंड यूनिट देखो, महाद्वीप और महासागर। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले 7 विशाल महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका, एशिया, इस प्रकार से, और 5 विशाल जलाशय, जैसे महासागर में प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक। तो ये ध्यान रखना, महासागर महाद्वीप का ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको। देश की राजधानियाँ, जो किसी भी देश की मुख्य प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी होती है, जहाँ शहर की पूरी सरकार चलती है, जैसे भारत की दिल्ली, राजस्थान की जयपुर। महानगर, वो बड़ी आबादी वाले शहर जहाँ 10 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। पर्वत और नदियाँ, पृथ्वी के मुख्य प्राकृतिक रूप से जो मौसम, पर्यावरण और लोक जीवन, पेयजल सुविधाओं से प्रभावित होते हैं। फिर इसी तरह से जो थर्ड यूनिट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बताऊंगा डियर, वो एक बार देखते जाना। तो ग्रहण, पृथ्वी का ऊपरी कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना ग्रहण 24 घंटे में एक चक्कर, यानी दिन रात में एक चक्कर होता है। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्ष में रहकर चक्कर लगाना, जो 365 दिन 6 घंटे ऋतु मौसम के अनुसार बदलता है। पृथ्वी आयाम, डिमेंशन, पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, ध्रुवों पर थोड़ी सपटी हुई है। फिर है जियोराइड, स्पोराइड और एप्लोसोराइड क्या है? तो देखिए, जियोराइड देख लीजिए, पृथ्वी के वास्तविक उबड़ खाबड़ अनियंत्रित आकार को जियोराइड कहते हैं। एप्लोराइड साइड या स्प्लोराइड क्या कहते हैं? नक्शे बनाने या गणितीय गणित को आसान करने के लिए पृथ्वी का एक चिकना या आदर्श गोल आकार होता है। फिर चौथी यूनिट भी है इसमें, लेकिन ये आपके थर्ड यूनिट के अंदर काउंट होगी। स्थान निर्धारित और तृतीय प्रणाली। अब देखो, जैसे अक्षांश रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक आड़ी रेखा है। ये तापमान क्षेत्र को तय करती है। देशांतर, उत्तरी पूर्व को दक्षिणी पूर्व से मिलाने वाली, दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो किसी स्थान का समय बनाने में तय करती है। फिर ग्रेटिल्यूल, अक्षांश और देशांश रेखा की एक दूसरे को काटने से बनने वाला सौकोर जाल जो है, इसे ग्रेटिल्यू कहा जाता है। फिर समय क्षेत्र, दुनिया को कुछ कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, हर 15 डिग्री देशांतर पर एक समय में 1 घंटा अंतर आ जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि, प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर पर एक काल्पनिक रेखा है जिसे
कैलेंडर की तारीख बदलती है। अब देखो मॉडल पेपर की तरह ही है, लेकिन मॉडल पेपर नहीं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मॉडल पेपर में तो आपको पता है 10 प्रश्न आएंगे बड़े और 6 प्रश्न आएंगे हाँ 10 प्रश्न तो आएंगे छोटे, 6 आएंगे बड़े, जिनमें से कोई 3 करना है। तो एक उदाहरण के रूप में जैसे जीपीएस क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। फिर है मध्यवर्ती प्राइमरी दिशाएं कौन कौन सी है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अक्षांश देशांश रेखा के मध्य मुख्य अंतर बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से जो बड़े प्रश्न आएंगे उसका पूरा आंसर तो नहीं बता रहा हूँ, बट शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न, सुदूर संवेदन की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकार बताइए, ये याद कर लेना। शॉर्ट में देखो इसका आंसर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे एक साथ 4 पेपर बताने हैं और समय से पहले। अब एप्लाइड ज्योग्राफी का एक और प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तीसरी रेखा से आप क्या समझते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग रेखा क्यों बनाई जाती है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आगे नेक्स्ट है कि जियोराइड क्या है, पृथ्वी का वास्तविक आकार को स्पोरॉइड की तुलना में बेहतर तरीके से कैसे दर्शाता है, तो ये 7वां जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेहतर एंड खूब एग्जाम के लिए आने की संभावना है। ओके, तो ये यहाँ तक है खत्म। अब इसके बाद दूसरा पेपर है, ये हो गया ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी खत्म। अब इकोनॉमिक थिंकर जो है उनके लिए, जिसमें पहले में कौटिल्य, दादाभाई नारोजी, महादेव रानड़े हैं। तो कौटिल्य, इन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्र लिखा है। इनका मानना है कि अर्थ यानी राज्य के संचालन और धन कल्याण का मूल आधार होता है, तो कृषि प्रणाली और प्रबंध मजबूत करना होता है। ये अर्थशास्त्र इनकी बुक है, लेकिन ये राजनीति प्रशासन पर लिखी हुई है, ठीक है। फिर दादा भाई नारोजी, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारत में धन के बेस निष्कासन सिद्धांत दिया था। उन्होंने कैसे उन्होंने अपने स्पष्ट किया कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारत से धन लूट कर इंग्लैंड ले गई थी, ठीक है ना, भारत गरीब हो रहा था। बाकी देखा इनका जीवन परिचय वगैरह बहुत आपको हमने अलग अलग क्लासों में पढ़ाई है। महादेव गोविंद रानड़े, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ये ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति का विरोध और भारतीय उद्योग को बचाने के लिए सरकारी संरक्षण और भारतीय औद्योगिक पर जोर देते थे। फिर सेकंड यूनिट में महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और पीसी मानवोलिस, एम के गांधी, आर्थिक विचार, ट्रस्टी सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ग्राम स्वराज्य स्वदेशी पर आधारित है। ये बड़े उद्योग की वजह छोटे कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ट्रस्टी सिद्धांत आप सभी को पता है कि अमीरों का पैसा अमीरों के पास रहेगा, लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे, वो गरीबों के लिए खर्च करेंगे। अमीर सिर्फ ट्रस्टी रहेंगे, ट्रस्टी सिद्धांत आ सकता है। बी आर अम्बेडकर, भारतीय मुद्रा की समस्या, इनकी बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पर, इन्होंने शोध किया। कृषि के राष्ट्रीयकरण, सामूहिक खेती, अछूतों श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपने विचार रखे और आगे बढ़कर आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर है पीसी महानबोलिस, भारतीय सांख्यिकी के जनक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया, जिन्हें महानबोलिस मॉडल कहा जाता है, और भारी उद्योग स्टील के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तीसरी अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती और मनमोहन सिंह। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उन्होंने समता दृष्टिकोण एवं कल्याण अर्थशास्त्र जो दिया। उनका मानना है कि विकास का मतलब केवल आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन स्तर, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता में सुधार करना होता है। फिर भगवती चंद्र, तो ये मुक्त व्यापार, वैश्विक आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थक थे। भगवती, जगदीश भगवती, इनका तर्क है कि आर्थिक विकास से तेजी से बढ़ने के लिए गरीब अपने अपने आप कम होती है, क्योंकि इसमें रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जो 1991 में आर्थिक सुविधा, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने बंद भारतीय अर्थव्यवस्था को दरवाजे खोलकर भारत के आर्थिक संकट को दूर किया था। तो इस यहाँ से जो मोस्ट प्रश्न है, एक आएगा दादा भाई नारोजी के धन निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में, तो शॉर्ट में देख लीजिए स्क्रीनशॉट। महात्मा गांधी का ट्रस्ट सिद्धांत, ये भी आने वाला है, ये तो पक्का आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर पीसी मान बोले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इनका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। फिर बी आर अम्बेडकर का भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्या संबंध, ये प्रश्न जबरदस्त है, बन सकता है। अब ये छोटे थे, अब बड़ा प्रश्न में कौन सा आएगा, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार में मनमोहन सिंह की भूमिका और एलपीजी की क्या नीतियां थी, वेरी वेरी मोस्ट, है ना। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसके बाद अमर्त्य सेन के कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और समता दृष्टिकोण के विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, फिर है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, जगदीश भगवती, अमर्त्य सेन के विचारों का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पेपर है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। देखो मैं ये पेपर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से बता दूं कि इसका सिलेबस है ना मिला नहीं है, मुश्किल से कुछ कुछ कंटेंट मिला है, सिलेबस नहीं मिला है। तो वो कोशिश तो यही है कि प्रश्न इसके आसपास ही आएंगे, ठीक है, विश्वास के साथ इसको पढ़ लीजिएगा। पहले वीडियो सामाजिक प्रशासन का परिचय और राजस्थान में विकास। तो देखिए
सामाजिक प्रशासन यह लोक प्रशासन की वह इच्छा है जो समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों, सामाजिक सेवाओं को जमीनी स्तर पर लागू करता है। क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन, महिला बाल विकास, जनजाति, SC/ST मुद्दों पर विचार जोर दिया जाता है। राजस्थान में ऐतिहासिक विकास आज़ादी से पहले राजस्थान की रियासत को मुख्य रूप से टैक्स वसूलने और कानून व्यवस्था तक सीमित थी, और आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक सरकार बन गई जो अब राजस्थान में जन कल्याणकारी नीतियों पर जोर देती है। 1950-51 के बाद राजस्थान की जितनी भी योजनाएं समाज कल्याण गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत करती है। यूनिट 2 में राजस्थान की सामाजिक कल्याण का प्रशासनिक ढांचा है, यानी समाज, राजस्थान में समाज है उसका प्रशासन कैसे चलता है, सरकारी सिस्टम। तो एक है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, वेरी वेरी मोस्ट, ये राजस्थान में सामाजिक प्रशासन को लागू करने वाले मुख्य एजेंसी है। इसके स्तर की बात करें तो देखिए, राज्य स्तर पर बात करें तो सचिवालय में शासन सचिव और निदेशालय निदेशक में नीतियां बनाते हैं, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख में जिला सामाजिक न्याय अधिकारिता अधिकारी DSW की योजना लागू होती है। फिर ब्लॉक यानी तहसील ग्राम स्तर पर विकास, ब्लॉक विकास अधिकारी और ग्राम स्तर पर वीडियो के माध्यम से योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। यूनिट थर्ड है राजस्थान की प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं, अनुप्रति मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाएं जो पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी या अच्छी तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग देती है या पैसे देते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये राज्य में बेटियों के जन्म को बढ़ावा देती है, स्वास्थ्य शिक्षा सुधार करती है, 50,000 तक की आर्थिक सहायता देती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, 55 वर्ष से अधिक आयु और 58 वर्ष से अधिक पुरुष को सामाजिक सुरक्षा के तौर पर मानसिक पेंशन मिलती है। पालनहार अनाथ बच्चों उनके देखिए माता पिता जेल में हैं तो उनके पालन पोषण के लिए सरकार उनको मासिक भत्ता देती है। फिर यूनिट 4 है सामाजिक जवाबदेही और स्वयं सहायता समूह, एनजीओ जो होती है जब सरकार काम नहीं कर पाती है वह समाज सेवी संगठन नॉन प्रॉफिटेबल लोगों के काम करते हैं, जैसे सामाजिक जवाबदेही। इसका अर्थ है कि सरकारी अधिकारी विभाग जनता के प्रति अपने काम और पैसों के लिए जवाबदेही होते हैं। राजस्थान सरकार ने इसके लिए सामाजिक जवाबदेही कानून लाने की पहल की है। सामाजिक अनुशासन यानी सरकारी योजना में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए स्थानीय जनता के द्वारा खुद कार्यों की जांच करना, जैसे मनरेगा में सोशल ऑडिटिंग। फिर है गैर सरकारी संगठन, राजस्थान के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के स्वयं संस्थाएं सरकार को सहयोग दे रही है, जैसे प्रथम है, एजुकेट गर्ल है। अब इसके पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, सामाजिक प्रशासन क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाल लो फटाफट से। फिर राजस्थान में पालनहार योजना के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है राजस्थान में जिला स्तर पर सामाजिक प्रशासन का नेतृत्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है सामाजिक अंकेक्षण का क्या महत्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है लॉन्ग टाइप में जो प्रश्न आ सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक ढांचे और उसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के द्वारा महिला और बाल विकास के लिए जो योजना चलाई जा रही है उनको आपको बताना है। शॉर्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जो भी मैंने पढ़ा है लगभग वही है। एंड अंतिम जो है कि राजस्थान में सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन की जो भूमिका है, स्क्रीनशॉट। अब लास्ट जो पेपर है होम साइंस का पेपर है, स्किल कोर्स का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखो ध्यान रखना, ये जो मैंने राजस्थान वाला ये जो पेपर बताया सोशल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये फुल ऑन सिलेबस पर आधारित नहीं है, एक संभावित बनाए गए पैटर्न पर है, तो काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं चाइल्डहुड वाला। तो पहले यूनिट है प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल शिक्षा परिचय का है, भाषा विकास बुनियादी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्य विकास देखभाल और शिक्षा यानी जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा का समग्र विकास, जिसमें बच्चों का मानसिक विकास होता है, वो प्रारंभिक देखभाल कहते हैं, जो जन्म से 8 वर्ष तक होती है, ECC। फिर भाषा विकास, बच्चों को बोलने, सुनने, समझने, संवाद करने की क्षमता विकसित करना और रोने गड़बड़ाने से शुरू होकर शब्दों को वाक्य तक पहुंचाना काम होता है। बुनियादी शब्दावली, जो शुरुआती उम्र में बच्चे जो सीखते हैं, जो बोलते हैं, जिसमें बुनियादी शब्द है माता पिता, अंगों के नाम, रंगों के नाम, स्थानीय वस्तु, उसके विकास में मदद करना। सेकेंड यूनिट में बाल विकास के आधार पर विभिन्न चरण और पड़ाव, जैसे बाल विकास के आधार होते हैं, इसके अंदर आता है जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। तो प्रथम चरण में शिशुअवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक जैसे बच्चा पूरी तरह माता पिता निर्भर होता है। बाल्यावस्था जब वह 2 से 6 से 8 वर्ष तक होता है, जो खिलौने की आयु है, बच्चा भाषा सामाजिक व्यवहार सीखता है। फिर विकास पड़ाव, जो विशिष्ट कौशल और कार्य को बच्चों एक निश्चित आयु में ग्रहण करता है, जैसे 6 महीने में बैठना, 1 साल में पहला शब्द बोलना, 2 साल में दौड़ना, इसी तरह से। फिर है बच्चों की पोषण स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकता है उसको ध्यान रखें। तो देखो पोषण संबंधी आवश्यकता है तो ध्यान रखना, बढ़ती उम्र के साथ संतुलित आहार और शुरुआती माँ का दूध जरूरी है, 6 महीने तक विटामिन प्रोटीन खनिज की जरूरत होती है। फिर है स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय पर टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ पेयजल और संक्रमण बीमारी से सुरक्षा।
फिर विकासात्मक देखभाल, बच्चों की उम्र और रुचि के अनुसार उसकी देखभाल करना, न कि उन पर बड़ों जैसी कोई पढ़ाई का दबाव डालना। फिर गतिविधियाँ, तो शारीरिक विकास के लिए खेलना, दौड़ना, कूदना, चित्र बनाना ये होता है। और मानसिक रूप में बड़ा हो जाए तब कहानियाँ सुनाना, पहेलियाँ बुझाना, समूह में खेलना, डॉक्टर डॉक्टर कर कर ये वाला। अब इसके शॉर्ट आंसर देख लीजिए। पहला, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल शिक्षा से क्या तात्पर्य? स्क्रीनशॉट फटाफट। बच्चों में भाषा विकास के विभिन्न चरण, स्क्रीनशॉट फटाफट देख लीजिए। 4 चरण है, क्रदन कुर्दन रबड़ना, एक शब्द करना और वाक्य रचना। ठीक है, आ जाएगा एग्जाम में। फिर है विकास के पड़ाव किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी मोस्ट। इसके बाद है बच्चों के टीकाकरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है बालिक विकास के प्रमुख सिद्धांतों, बालिका के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट। इसके बाद बच्चों के समग्र विकास के लिए विकासात्मक पहलू पर गतिविधियाँ, ये जो भी प्रश्न बता रहा हूँ एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। ये छोटी क्लास नंबरों का ढेर बनेगी आपके लिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। फिर लास्ट प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषण संबंधी कमियों को बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार द्वारा इसके निवारण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय पर मी एंड माई टू क्लास यानी भरत सर की ओर से जो प्रयास हो सकता था आपके लिए किया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हमने आपको बीच राह में छोड़ दिया। शेयर कर लीजिएगा, ये सबसे जरूरी निवेदन सबसे। जय हिंद, जय भारत।